ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी को, जिसमें हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे इतिहास से संबंधित ग्रंथ है या ऐसी पुस्तकें हैं जिसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं या कौन कौन से ऐसे इतिहास से संबंधित ग्रंथ है जिसको पढ़कर हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, एक इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है? ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है या फिर एक इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है ना। तो देखते हैं हम अर्थशास्त्र को। बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र जो है, इनके लेखक कौन है? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, और इसी कौटिल्य को दो अलग नामों से जाना जाता है ना। पहला उसका नाम हो जाएगा वो क्या है? तो वो चाणक्य। चाणक्य। दूसरा उसको एक और नाम से पुकारा जाता है और वो आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, है ना। तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? कौटिल्य। कौटिल्य को किन किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? तो वो चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी कौटिल्य को जाना जाता है ना। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र को संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा। अर्थशास्त्र को किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और बाद में इसका अनुवाद किया गया। ठीक है, बाद में इस अर्थशास्त्र का अनुवाद किया, और अनुवाद किसने किया? तो वो किया था श्याम शास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो किस भाषा में लिखा गया? तो हमने देखा कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और इसका अनुवाद बाद में किया श्याम शास्त्री ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, तो अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरणों में विभक्त है। 15 अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। यानी कि 15 तो इसके अलग अलग भाग है और 180 अध्यायों में बटा हुआ ये अर्थशास्त्र है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करें कि जो अर्थशास्त्र है इसे हम पढ़ते क्यों है, या फिर हम क्यों अर्थशास्त्र को यहाँ पर देख रहे हैं, या फिर हमें क्या जानकारी मिलती है इस अर्थशास्त्र से, है ना। तो ये जो अर्थशास्त्र है, यहाँ पर हमें इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त होती है। तो क्या जानकारी प्राप्त होती है? यहाँ पर हमें प्राप्त होती है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो अर्थशास्त्र से मिलती है। ठीक है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करें तो मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है ना। तो ये तो हो गया हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हो गए। कौटिल्य को दो अलग नामों से पुकारा जाता है, वो हो जाएंगे चाणक्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो हम कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखा गया। अर्थशास्त्र का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? श्याम शास्त्री द्वारा किया गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा हुआ है? तो वो 15 अधिकरणों में बटा हुआ है और 180 प्रकरणों में बटा हुआ है। अर्थशास्त्र से हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास से संबंधित? तो वो हमको मिलती है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी, जिसमें मौर्यकालीन समाज और मौर्यकालीन समाज की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हमें यहाँ जानकारी मिलती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ऐतिहासिक ग्रंथ आपका हो जाएगा राजतरंगिणी। ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, या दूसरी जो पुस्तक है या किताब है वो कौन सी हो जाएगी? राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? तो आठ तरंग। राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर होगा
8 तरंग के नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे कश्मीर के निवासी हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये कश्मीर के कल्हण। ठीक है, कश्मीर के कल्हण इसके लेखक है। राजतरंगिणी के किसके लेखक है? तो राजतरंगिणी के लेखक है। राजतरंगिणी किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राजतरंगिणी जो है यह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा। ठीक है, राजतरंगिणी भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और यहाँ से हमें इतिहास से संबंधित जानकारी क्या मिलती है? तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर के इतिहास। ठीक है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो वहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ से। ठीक है, राजतरंगिणी की एक और खासियत है कि ये एक ऐसी पहली पुस्तक है, या फिर हम यूँ कहें कि राजतरंगिणी सबसे पहला ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ में हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा यहाँ पर आपका हो जाएगा चचनामा। चचनामा, ठीक है, चचनामा क्या है? तो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसे एक और नाम से पुकारा जाता है, फतेहनामा सिंध। ठीक है, चचनामा जो है इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम क्या हो जाएगा? फतेहनामा सिंध। और इसे हिंदी में, चचनामा को हिंदी में एक और नाम दिया गया है, वो है सिंध पर अरबों के विजय का वृतांत। ठीक है, चचनामा को हिंदी में क्या किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा सिंध पर अरबों के विजय का वृतांत। चचनामा जो है यह किस भाषा में लिखा गया? तो ये लिखा गया था फारसी भाषा। फारसी भाषा। और यहाँ पर हम देखें तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे अली अहमद। यहाँ हमें जानकारी क्या मिलती है, या फिर हम कहें कि इस ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें कौन सी जानकारी मिलती है? तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है अरबों के सिंध विजय वृतांत की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पर अरबों के सिंध विजय का वृतांत यहाँ पर लिखा हुआ है ना। अरबों के सिंध विजय की जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। चौथे नंबर का ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी जो है इनके लेखक, अष्टाध्यायी के जो लेखक हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। और अष्टाध्यायी क्या है? तो यह संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो है यहाँ से हमें क्या जानकारी मिलती है इतिहास के संबंध में? तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी कौन से ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। पांचवा जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा गार्गी संहिता।
गार्गी संहिता के लेखक हो जाएंगे कात्यायन। ठीक है, गार्गी संहिता के लेखक कौन है तो कात्यायन है। और गार्गी संहिता जो है यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। ज्योतिष ग्रंथ है। गार्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिष ग्रंथ है तो वो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दे देंगे, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्याय या फिर गार्गी संहिता। तो गार्गी संहिता आपका उत्तर वहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है। तो यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है भारत पर होने वाले यवन या फिर हम कहें ग्रीक आक्रमण की जानकारी मिलती है। ग्रीक आक्रमण की, भारत पर होने वाले यवन आक्रमण की जानकारी हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है तो हम करेंगे गार्गी संहिता। या फिर आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि भारत पर होने वाले ग्रीक आक्रमण की जानकारी किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है तो गार्गी संहिता से हमें मिलती है। उसके बाद 6वें नंबर का जो ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा वो हो जाएगा महाभाष्य। महाभाष्य ऐतिहासिक ग्रंथ जो है इसके लेखक यहाँ पर लिख देता हूँ लेखक, इसके लेखक हो जाएंगे पतंजलि। महाभाष्य ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक पतंजलि है। पतंजलि कौन है तो ये जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यहाँ से हमें जानकारी मिलती है शुंगों के इतिहास की। शुंगों के इतिहास की जानकारी यहाँ से मिलती है, या शुंगों के बारे में जानकारी हमें किस ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है तो वो आपका हो जाएगा महाभाष्य। ठीक है, महाभाष्य। तो ये तो थी ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारियाँ, है ना। इसके बाद हम यहाँ पर आगे की क्लास में हम दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे।